सोवियत यूनियन, जो कि एक टाइम पर 15 कंट्रीज का एक समूह था, आज की डेट में वो सिर्फ एक रशिया में सिमट के रह गया है और उसके टुकड़े हुए थे 1991 में। 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और इस सोवियत यूनियन का लीडर था रशिया। और जो आप आज की कंट्री देखते हैं ना, लाइक तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, लैत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और भी कई सारे देश हैं, ये सभी एक टाइम पर सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। और जो आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक टाइम पर यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। रशिया के बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेरिटरी कोई थी सोवियत यूनियन की, तो वो थी यूक्रेन। तो बात करते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन का यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम था मिखेल गोर्बाचेव। इनकी डेथ अभी 30 अगस्त 2022 को हुई है और इनको पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है रशिया के द्वारा कि इनकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे। एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म और दूसरे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपको पता होगा जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना, चाइना में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी कोई पार्टी चाइना में है ही नहीं। तो 1991 से पहले भी सोवियत यूनियन के अंडर में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीडिया को ओपननेस दे दी। पहले वहाँ पे मीडिया पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, मतलब मीडिया अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल ही नहीं सकती थी। तो इन्होंने मीडिया को फ्रीडम दिया। इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और पार्टीज भी आके इलेक्शन में लड़ सकती हैं। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, मतलब जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, लोगों की फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, तो वो लोग पावर में आना स्टार्ट हो गए थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, जो फॉरेन कंपनीज थी उनको इन्होंने सोवियत यूनियन में अलाउ कर दिया था। जैसे कि मैकडोनल्ड, फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड मॉस्को में 1990 में खुला था। और जब लोगों ने देखा वेस्टर्न कल्चर को कि ये इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इतने ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये सब ना कैपिटलिस्ट कंट्रीज बोला जाता है इनको। और सोवियत यूनियन और ये चाइना, इनको बोला जाता है कि ये कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। ये आइडियोलॉजी का फ़र्क होता है। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो हॉलीवुड की मूवीज़ थी, स्पेशली जेम्स बॉन्ड मूवीज़, वो सब आना स्टार्ट हो गई थी सोवियत यूनियन के अंडर। तो लोग देख रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अगर आपको किसी कंट्री का कल्चर समझना है तो आप उस देश की मूवीज़ को देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंट्री कितनी एडवांस है। लाइक आज की डेट में आप देखेंगे हॉलीवुड की मूवीज़ वो इतनी एडवांस इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि जो कल्चर होता है ना आपको मूवीज़ में वही दिखता है। तो जब सोवियत यूनियन में लोगों ने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो उनको भी लगा कि हम क्यों इतने ज़्यादा पीछे हैं। तो और ज़्यादा लोगों में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। और दूसरा रीजन जो है वो है ऑयल और गैस। आप आज भी देख लीजिए, जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें भी मेन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है उसको वेस्टर्न कंट्रीज क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो रशियन इकोनॉमी आज भी ऑयल और गैस पे ही सबसे ज़्यादा चलती है। और मिलिट्री तो खैर है ही इनकी कि इनके मिलिट्री वेपन बिकते हैं। तो उस टाइम पर यूएसए ने पूरी कोशिश की थी कि ऑयल के प्राइसेस बहुत कम रहें, $20-30 रहें। बीच में जब इराक ने कुवैत पर इन्वेजन कर दिया था सद्दाम हुसैन ने, उस टाइम पर ऑयल के प्राइसेस $100 से ऊपर पहुंच गए थे, नहीं तो पर बैरल, नहीं तो ऑयल के प्राइसेस हमेशा $20, $30 ऐसे रहते थे। तो और जब रशियन इकोनॉमी ऑयल पर चल रही है, गैस पर चल रही है, तो ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। इनके पास इतना पैसा ही नहीं आता था क्योंकि ऑयल के प्राइस बहुत कम थे। और इतना बड़ा एम्पायर चलाना है 15 देशों का, जो कि आज के 15 देश हैं, इतना बड़ा एम्पायर ये लोग चला रहे थे, तो उनको भी तो रिसोर्स पहुंचाने हैं ना। और सोवियत यूनियन के अंडर में करप्शन बहुत ज़्यादा हाई था। जो इनके ऑफिशियल्स थे बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल लोग बहुत गरीब थे। इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स बहुत अमीर थे, लेकिन लोगों के पास में पैसा नहीं था। और मार्केट में इन्होंने प्राइस कैप लगा के रखा हुआ था जिससे कि महंगाई ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए। लेकिन गोर्बाचेव ने ये भी हटा दिया। इन्होंने जो प्राइस कैप था उसको भी हटा दिया। तो अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर ही देंगे। तो बस हर रीजन में सोवियत यूनियन के प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। और जो तीसरी वजह है इनकी फेल होने की, वो था इनका अफगानिस्तान में वॉर हार जाना। मैं आपको बताऊं 1980 के आसपास सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आप देखेंगे ना, अफगानिस्तान की जो लोकेशन है बहुत सेंट्रल में, एक पिवट है, यानी कि जो कंट्री का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में है वो पूरा सेंट्रल एशिया पे आसपास में अपनी नज़र को रख सकता है। देखेंगे आप आस पड़ोस में जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर पास में कैस्पियन सी भी है, फिर उधर चाइना भी है, ऊपर रशिया भी है। इसीलिए सोवियत यूनियन चाहता था कि इनकी अफगानिस्तान में प्रेजेंस बनी रहे,
क्योंकि पाकिस्तान में और ईरान में तो अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत मुश्किल था इनके लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, चाइना ने और यूएसए ने ये देखा कि कहीं अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की प्रेजेंस बहुत पकड़ ना बन जाए, तो इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में जो ग्रुप थे जैसे कि मुजाहिदीन जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको मदद करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक कि यूएसए ने अपने स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी मुजाहिदीन को दिए थे। स्ट्रिंगर मिसाइल में क्या होता है, इसको आपने कंधे पर रखिए और बस कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, कोई भी फाइटर जेट हवा में उड़ रहा है, उसको सीधा उड़ा देगा। ये इतना सिंपल हो गया था। तो इस वजह से करीब 9 साल तक सोवियत यूनियन लड़ती रही अफगानिस्तान में। और बाद में आके ये लोग एकदम, और बाद में मिखेल गोर्बाचेव ने फिर बाद में देखा कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा मारे जा रहे थे। तो हर रीजन में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया कि हम क्यों हम अपने सोल्जर्स की जान दे रहे हैं, क्यों हमारे सोल्जर्स की डेथ हो रही है। इसके बाद में मिखेल गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। और अफगानिस्तान, इसीलिए बोला जाता है कि अफगानिस्तान जो है ना वो ग्रेवयार्ड है बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स का। यहाँ तक कि 20 साल तक अमेरिका भी रुका रहा, 2001 से 2020 तक। और बाद में यूएसए भी एग्जिट कर गया जब इनको पता लग गया कि हमारा यहाँ पे जीतना मुश्किल है। और हर कंट्री के पास में ना एक लिमिटेड पैसा ही होता है। आप उस पैसे से या तो वेपन बना लीजिए या फिर उस पैसे से आप अपने लोगों का पेट भर लीजिए, ब्रेड बना लीजिए। तो सोवियत यूनियन ने हमेशा से बहुत ज़्यादा मिलिट्री पे फोकस किया है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है हमें आर्मी पे। इसलिए देख भी लीजिए आप, आज भी रशिया की आर्मी कितनी स्ट्रांग है कि ये लोग 6 महीने से यूक्रेन से वॉर लड़ रहे हैं और अभी भी ये लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने उस टाइम पर भी आर्मी पर बहुत खर्चा किया, लेकिन उन्होंने जो फूड सप्लाई थी उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि करप्शन भी बहुत था ऑफिशियल्स पे। और बहुत ज़्यादा करप्शन होने की वजह से ऑफिशियल्स तो अमीर हो रहे थे लेकिन वहाँ के लोग गरीब हो रहे थे। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर 1989 में हंगरी ने अपना बॉर्डर को ओपन कर दिया ऑस्ट्रिया में, और पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज़ ये सब अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने लग गए। और बहुत जल्द जो बर्लिन वॉल थी, जर्मनी में बनी हुई थी ये वॉल, इसको बोलते हैं आयरन कर्टेन। था क्या, जर्मनी उस टाइम में 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, एक था ईस्टर्न जर्मनी, एक था वेस्टर्न जर्मनी। तो जो ईस्टर्न वाला जर्मनी था वो सोवियत यूनियन के अंडर में आता था, और वेस्टर्न वाला जर्मनी था वो यूएसए और बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो देखते थे उसको। तो वेस्ट वाला रीजन जो था जो यूएसए के तरफ था, वहाँ पर तो बहुत डेवलपमेंट था, लेकिन ईस्ट वाले में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था। तो लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत हो रही है, तो फिर वहाँ पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। फिर वहाँ पर जो बर्लिन वॉल है उसको द आयरन कर्टेन भी बोलते हैं, उसको 1990 में तोड़ दिया गया था। और सोवियत यूनियन इतना वीक पड़ गया था कि ये लोग कुछ कर भी नहीं पाए और रोक भी नहीं पाए। जितने भी हर कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे, हर जगह रिवॉल्यूशन आ रहा था। अब बात करते हैं कि चाइना में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो चाइना में क्यों कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, चाइना फेल क्यों नहीं हुआ, सोवियत यूनियन क्यों फेल हुआ था। बात यह है ना, चाइना ने केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, चाइना ने कभी पॉलिटिकल रिफॉर्म किया ही नहीं है। चाइना में आज भी एक ही पार्टी है। चाइना में अगर आज की डेट में कोई प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो उसको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा देते हैं। जैसे 1989 में जो टियानमेन मसाकेर हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 1989 में डेमोक्रेसी के लिए। तो चाइना ने क्या किया, अपनी मिलिट्री को उतारा, टैंक को उतारा रोड पे, और सब लोगों को जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। और अभी रिसेंट में आपने देखा भी होगा कि चाइना ने अपने टैंकों को वापस रोड पे उतारा था, क्योंकि चाइना में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ गया है। तो लोग अपना पैसा बैंकों से निकालना चाह रहे थे क्योंकि बैंक फेल हो रहे थे। तो चाइना ने क्या किया, अपने मिलिट्री को फिर से रोड पे उतारा, अपने टैंक्स को फिर से रोड पे उतार दिया, और बता दिया कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो तोप के सामने खड़ा करके उड़ा देंगे। इस वजह से चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म तो किए हैं, तभी वो लोग इतने ज़्यादा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना का अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे तो $3 ट्रिलियन का है, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी भी नहीं है। और सोवियत यूनियन में क्या हुआ था, वहाँ पर इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दोनों आए थे, लेकिन चाइना में केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म आज भी नहीं है, आज भी वहाँ पर सिंगल पार्टी ही है। अब थोड़ा इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया सोवियत यूनियन पे कैसे डिपेंड था। तो मैं आपको बताऊं, इंडिया की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी सोवियत यूनियन के साथ में, जो हमने 1970s में की थी, और उस ट्रीटी ने इंडिया की बहुत हेल्प करी। जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था 1971 में, उस टाइम पर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन उस टाइम पर इंडिया की मदद के लिए आया था। फिर बाद में अमेरिका पीछे हट गया था, क्योंकि उस टाइम पर सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, और यूएसए दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री थे। उस टाइम पर ना इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन थे और ना पाकिस्तान के पास में थे। 1971 की बात है ये, तब जाके अमेरिका पीछे हट गया था। और जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस टाइम पर भी व्लादिमीर पुतिन, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे,
वो इंडिया के सपोर्ट में आए थे उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को सपोर्ट किया था, जबकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे। तो सोवियत यूनियन इंडिया के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट था। जब 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया, यूएसए के साथ में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किए, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए और धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गई थी। नहीं तो पहले हमारे केवल सोवियत यूनियन से अच्छे रिलेशंस थे, यूएसए के साथ में नहीं थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के डिफेंस में जो मेजर पार्ट है ना, करीब 65% का, वो अभी भी रशिया का ही है। हम आज भी सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया से ही लेते हैं। तो इस तरह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था।